आपको करने के लिए पेयर ऑफ टेंजेंट पे क्वेश्चन नहीं कराया था, एक क्वेश्चन कराया तो था शायद, नहीं कराया था क्या? अच्छा वो लाइट चली गई थी, हाँ वो कराने वाला था क्वेश्चन, लाइट चली गई थी, सॉरी। हाँ तो पहले एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, है ना, और फिर एक क्वेश्चन मुझे आपको देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बस इतना सा है कि बहुत सिंपल सी बात है, उसमें एक काम करते हैं अपन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, find the equation of tangents drawn from लेंगे तो 7,5 to circle x square plus y square is equals to 25, ठीक है। चलो, find the equation of tangents drawn from 7,5 to circle x square plus y square is equals to 25, ठीक है। चलिए, दो ऑप्शन बताए थे। पहला ऑप्शन तो क्या था, मतलब वही सर्कल आपको दिया हुआ है और ये 7,5 आपके पास पॉइंट है, और यहां से अपन ने एक टेंजेंट ये बना दी, एक टेंजेंट ये बना दी, है ना, दोनों के बीच दोनों की इक्वेशन अपने को निकालनी है। तो एक तो आपको सीधा सीधा बताया था कि आप S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख सकते हो, S हो जाएगा आपके पास दिस, S1 हो जाएगा आपके पास ये, इसमें रख देंगे, तो ये S1 हो गया इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब 7x प्लस 5y माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 49x स्क्वायर 49y स्क्वायर माइनस 25 इंटू 49 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 250y प्लस 25 सत्ते 175 350x माइनस का, सॉरी माइनस का 350x। सो फाइनली वी आर गेटिंग 49x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ रहा है 24y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 70xy प्लस 350x प्लस 250y, है ना, ये 24y स्क्वायर हो गया, माइनस 70xy हो गया, बिल्कुल ठीक है, 350x हो गया, 250y हो गया, और ये जो भी आ रहा होगा आपके पास 25 इंटू 49 माइनस 625 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक में अगर इक्वल या इमेजिनरी रूट्स आ गए वाला बताना था, हाँ वो अभी मैं बता दूंगा, वो क्वेश्चन से मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से बता दूंगा। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी आई है, पीए एंड पीबी, this is P, let's say this is A, this is P. Combined equation of PA and PP, combined equation, pair of line type की, pair of line type की इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई। अब इसमें आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है आप इसमें कर सकते हैं, मतलब आपको एंगल निकालना है तो एंगल का फॉर्मूला, जैसे मान लो इससे आपको एंगल निकालना हो तो एंगल का फॉर्मूला याद है ना, पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वो सब अपन कर सकते हैं, मतलब लेकिन इसकी अपने को जरूरत नहीं है ना, इसकी अपने को जरूरत नहीं है, अपन सेकंड वाले ऑप्शन पे काम करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन पे, ठीक है। क्या था अपना सेकंड वाला ऑप्शन, इसका स्लोप m मान लेंगे, इसकी इक्वेशन लिख देंगे, है ना, याद आ रहा है, y माइनस 5 दिस, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास आ गया दिस mx माइनस वाई प्लस 5 माइनस 7m इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये किसी की भी इक्वेशन हो सकती है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस, तो सेंटर क्या है 0 0 0 0 5 माइनस 7m upon under root of m square plus 1 is equals to radius. What is radius? 5. Radius this. Clear है मेथड?
स्लोप m मान लिया था, ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी। व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल्स टू रेडियस। इससे आपके पास m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उधर ले जाके अपन स्क्वायरिंग करेंगे, 25m स्क्वायर प्लस 25, ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। इधर लेंगे तो 24m स्क्वायर माइनस 70m इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, दिस इक्वल्स टू 0, तो आपके पास आ गई m की एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू आ गई 35/12। दिस आई वाज सेइंग कि जैसे आप इस कंडीशन को लगाएंगे तो आपके पास m की 2 वैल्यू आ जाएगी, और m की 2 वैल्यू आने का मतलब आप दोनों वैल्यू इसमें रखोगे, m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 35/12, तो आपके पास PA और PB दोनों की कंबाइंड इक्वेशन, और कंबाइंड सॉरी अलग अलग इक्वेशन दोनों की आ जाएगी। दिस इज द डिफरेंस इन द मेथड कि यहां पे आपके पास बाय डिफॉल्ट दोनों लाइन की मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आती है, कंबाइंड इक्वेशन आती है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स टाइप की इक्वेशन आती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टाइप की इक्वेशन आती है। इसमें आपको दोनों लाइन का स्लोप मिलता है अलग अलग, दोनों का स्लोप मिलता है, तो आप दोनों की इक्वेशन बिल्कुल अलग अलग लिख सकते हैं। आप बोले मल्टीप्लाई करना है क्या उसके बाद में, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मल्टीप्लाई करो या मत करो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यदि क्वेश्चन ने अलग अलग इक्वेशन दे रखी है तो अलग अलग निकाल लो। इसमें दोनों चॉइस है आपके पास, इसमें दोनों चॉइस है, इसमें भी दोनों चॉइस है। इसमें अलग अलग करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करने पड़ेंगे। इसमें अलग अलग करना है तो क्या करोगे? फैक्टर्स करने पड़ेंगे, है ना। तो दिस इज द केस। हाँ, पहला ही क्वेश्चन है पर पाटीदार, पहला ही क्वेश्चन है पर पाटीदार, तो पहले भी आ जाता है। ठीक है। हाँ, अब जैसे इसमें आप बोल रहे थे कि सर वो जैसे मैं ये वाला जो पॉइंट बता रहा था कि रूट्स इमेजिनरी आ जाए या रूट्स इक्वल आ जाए, ये सब हो जाए, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या रखते हैं? अरे वो फॉर्मूला लगाया ना इसमें, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है ना अपने पास, ठीक है। कल मेरी क्लास नहीं थी सिद्धांत, कल मेरी क्लास नहीं थी। हाँ, अब इसमें जैसे मैं बता रहा था कि मान लो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m की वैल्यू इमेजिनरी आ जाए या कुछ और आ जाए, तो अपन क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो एग्जैक्टली होता क्या है, देखो क्या होगा कि जब आप पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लेंगे, जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो दो टेंजेंट्स बनेगी, या फिर यहां से जो दो, यहां से जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आने ही आने हैं, है ना। यदि सेम कैलकुलेशन आप इस पॉइंट को इनसाइड द सर्कल लेके करोगे, सेम कैलकुलेशन यदि आप इस पॉइंट को इनसाइड द सर्कल लेके करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन होगी, क्वाड्रेटिक तक भी आओगे आप, लेकिन उसके रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे। तो रूट्स इमेजिनरी कब आएंगे? जब टेंजेंट बन ही नहीं रही होगी उस पॉइंट से। रूट्स इक्वल कब आएंगे? जब उस पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन रही होगी। बता सकते हो किस केस में इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगी? बता सकते हो किस केस से इस पॉइंट में एक ही टेंजेंट बनेगी? जब पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, जब पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, ठीक है। तो बस वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें मैच कर जाएगी। पॉइंट बाहर है तो ऑटोमेटिकली दो टेंजेंट बनेगी, क्वाड्रेटिक, दो स्लोप आपको मिल जाएंगे, दो वैल्यू देंगे। पॉइंट इनसाइड लोगे तो ऑटोमेटिकली इसके रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे। पॉइंट ऑन द सर्कल लोगे तो इक्वल रूट्स वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। पहले चेक कर ले कि पॉइंट बाहर है या, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी समझ में आ जाता है वैभव। वो जनरली क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी समझ में आ जाता है, मतलब भाई या तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली यही इसी चीज पर बेस्ड हो कि हाँ भाई टेंजेंट कितनी बन रही है, तो एक अलग बात हो गई। अदरवाइज तो क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि हाँ भाई वो पॉइंट बाहर है, वो क्या कहना चाह रहा है इस तरह से, ठीक है। चलो लिख लो, तो इसको लिख लो तो
सेकंड मेथड डिपेंड करता है। सेकंड मेथड यदि एक्चुअली क्या हुआ, जैसे क्वाड्रेटिक अभी इजीली सॉल्व हो गई ना, तो आपको वो सेकंड मेथड इजी लग रहा है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक डिफरेंट केस में बताता हूं आपको, है ना। मतलब कैलकुलेशन वाइज एक, हाँ वो फैक्टर करके बना सकते हो। अक्सर फर्स्ट वाले से अलग अलग इक्वेशन बनानी हो तो वो फैक्टर हो जाता है। फैक्टर करने का मेथड बताया था आपको, याद हो तो। एक्स को क्वाड्रेटिक बना के क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा दो तो दोनों इक्वेशन अलग अलग आ जाती। देखो अब सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखो कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आ जाता है। 7,5 लिया था ना, 5,7 पॉइंट अभी भी आउटसाइड द सर्कल ही है। पॉइंट अभी भी आउटसाइड द सर्कल ही है। आप चेक कर लेना कैसे, याद है पॉइंट कैसे चेक करते हैं, सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है। इसमें रख के चेक करते हैं। 25 प्लस 49 माइनस 25 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, चलो अब मान लो इसी से सेम कैलकुलेशन यदि मैं करूं, y माइनस 7 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास mx माइनस वाई प्लस 7 माइनस 5m इक्वल्स टू 0। वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने लगाई इसमें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने लगाई अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू रेडियस दैट इज इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास आ गया 7 माइनस 5m का होल स्क्वायर मतलब 49 70m प्लस 25m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर प्लस 25। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल तो था लेकिन मुझे n की एक ही वैल्यू मिल रही है। बता सकते हैं क्यों हो रहा होगा ऐसा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। नहीं नहीं, एक बार डायग्राम से सोचता हूं मैं कि ऐसा क्या हो गया। लेट्स से ये था, ठीक है, और पॉइंट क्या था अपने पास 5,7, पॉइंट था 5,7 है ना, ये 5,0 हो गया तो 5,7 पॉइंट अप्रोक्स यहां पे आना होगा। नहीं सर्कल पे कहां है यार, कौन सर्कल पे कैसे पॉइंट है, उत्कर्ष सेटिस्फाइड कहां कर रहा है वो, 5,7 सर्कल पे थोड़ी ना है, क्या बात कर रहे हो। यहां पे पॉइंट है, ये 5,0 है, ये 5,7 है। समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है क्या हुआ एक्चुअली। हाँ एक नॉट डिफाइंड है एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, ऐसा बन गया, एक स्लोप नॉट डिफाइंड है। तो कभी भी आगे से ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि आगे से कभी भी यदि आपने ये कंडीशन लगाई और m स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई है ना, देखो आप बोलो कि फिर वो एक वैल्यू आ गई ना, यदि वो एक जैसे पॉइंट यहां पे होता ना तो एक वैल्यू जो मिलती ना उसमें m स्क्वायर कैंसिल करके नहीं मिलती, उसमें वो होल स्क्वायर बनता, d इक्वल्स टू 0 आता। डिफरेंस समझना, आपका पॉइंट सही है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी आपने बोला था कि m की एक वैल्यू मिल गई इसका मतलब पॉइंट ऑन द सर्कल होना चाहिए। हाँ वो तब होगा जब आपके क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हो, आपका होल स्क्वायर बन जाएगा तो पॉइंट ऑन द सर्कल वाला केस होगा। लेकिन यदि m स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल होकर आपको m की एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब एक स्लोप नॉट डिफाइंड है।
दो तरीके हैं करने के, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, एक इक्वेशन x बराबर 5 हो जाएगी। दो तरीके हैं आपके पास करने के। एक ऑप्शन तो जैसे ही ये मुझे दिखा, मैंने देखा एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा कि इसका मतलब एक एम नॉट डिफाइंड हो गया, ये कैंसिल हो गया, और उधर ले जाएंगे तो एक एम की वैल्यू अपने पास 24/70 है, 12/35 होता है। डायरेक्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ। एक ऑप्शन तो मेरे पास सीधे सीधे ये है कि मैंने ये कैंसिल कर दिया और ये बोल दिया कि एक एम की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। सर्कल पर होता तो ये होल स्क्वायर बनता, डी इक्वल्स टू 0 वाला केस, ठीक है, डी इक्वल्स टू 0 वाला केस, ठीक। तो एम स्क्वायर जैसे ही कैंसिल हो गया तो एक एम अपन ने नॉट डिफाइंड बोल दिया, एक एम 12/35 हो गया। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन सीधे सीधे एम स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एम स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो एम स्क्वायर से यदि मैं डिवाइड करूंगा, एम स्क्वायर से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो ऐसा आ जाएगा। अब ये 25 से 25 कैंसिल करोगे तो 24/m² माइनस 70/m, तो इसमें से यदि आप 1/m कॉमन लोगे, है ना, और 2 भी कॉमन लेके हटा देते हैं, तो आपके पास आएगा एक 1/m इक्वल्स टू 0 आ गया और एक m आपका 12/35 आ गया। तो 1/m 0 आने का मतलब m क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसा बोल सकते हैं। बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में? ठीक है, आया डिफरेंस समझ में दोनों में कि पॉइंट ऑन द सर्कल होता तो भी m की एक वैल्यू मिलती, लेकिन वो वैल्यू कैसे मिलती, होल स्क्वायर बन जाता है। कैंसिल नहीं होती एम स्क्वायर वाली टर्म, उसमें होल स्क्वायर बन जाता, डी इक्वल्स टू 0 आता, है ना। और इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द डिफरेंस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम नॉट डिफाइंड मानने का मतलब ये मेरे ख्याल से सबको आ जाना चाहिए कि इस इक्वेशन में एम नॉट डिफाइंड कैसे रखोगे। नॉट डिफाइंड रखने का मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर 0 करना पड़ेगा। तो x-5 को अपॉन में ले जाएंगे तो y-7 अपॉन x-5 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो x इक्वल्स टू 5 आएगा उसमें। m की वैल्यू 0 रखोगे तो y इक्वल्स टू 7 और m की वैल्यू नॉट डिफाइंड रखोगे तो x इक्वल्स टू 5 आएगा। ठीक है, क्लियर है? हर बार नॉट डिफाइंड में स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट कैंसिल होगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अक्षर, होगा होगा। चलो बढ़े आगे। हाँ वो 5x बराबर 5 से दिख जाएगा, लेकिन हर बार अपन डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे पर पाटीदार, हर बार अपन डायग्राम बना के नहीं देख पाएंगे ना बेटा। अभी क्या था, सर्कल सिंपल सा था तो मैंने समझाने के लिए आपको दिखा दिया कि हाँ देखो जी ऐसा हो रहा है। अभी सेंटर कहीं और लोगे तो फिर दिक्कत आएगी ना, हर बार नहीं दिक्कत होगा। चलो नेक्स्ट हम इसमें अपन लेते हैं एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। आपको सर्कल गिवन है, लेट से कोई सा भी एक सर्कल में मान लेता हूं,
मान लो सर्कल मैंने ये ले लिया और आपको पॉइंट गिवन है कि इस पॉइंट Px1, y1 से मैंने ये टेंजेंट्स बनाई है, इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तीन तरीके, तीन तो नहीं बोलूंगा, दो ही तरीके हैं, वो तो दो मेथड हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है जो अभी मैंने बोला भी था कि यदि आप इक्वेशन SS1 बराबर टी स्क्वायर से लिख रहे हो, जो कि अपन बहुत कम ही लिखेंगे वैसे तो, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट में दो ही मेथड बताए थे ना, पेयर ऑफ टेंजेंट में दो मेथड बताए थे इक्वेशन निकालने के। अब ये एंगल निकालने की बात कर रहे हैं अपन कि दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि यदि आप SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से बात कर रहे हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि बनेगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का तो सबको पता है, tan थीटा बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस। इससे एंगल बिटवीन द टेंजेंट अपन निकाल सकते हैं फर्स्ट वाले केस में, यदि आपने इसको यूज करा है तो। ठीक है, ये तो सब आप देख सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबको आता होगा। ठीक है, हाँ, एक दूसरा मेथड अक्षत आपका मेथड भी सही है। दूसरा मेथड ये है कि लेट से आपने अभी जो अपन ने टेंजेंट्स के स्लोप निकाले थे, याद आ रहा? तो आप सीधे सीधे टेंजेंट्स के स्लोप निकाल लो उस मेथड से, और स्लोप निकाल लिया तो एंगल निकाल ही सकते हो आप। फिर स्लोप निकाल लिया तो फिर एंगल निकाल ही सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल इसको m ले लिया तो क्या लिखा अपन ने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, फिर वही अपन ने mx माइनस y प्लस y1 माइनस mx1 इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बन गया आपके पास m। ठीक है, नाउ m में क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, हाँ, अब या तो सीधे सीधे इससे m1 और m2 निकाल लो, जो कि अभी अपन ने करा था दोनों क्वेश्चन में। m1 और m2 निकल गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है एंगल निकालने में, है ना? हाँ, वेरी गुड। इन केस मान लो कि क्वाड्रेटिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, तो भी अपन m1 प्लस m2 और m1 m2 तो निकाल सकते हैं ना, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यदि m1 और m2 नहीं निकल पा रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो भी आप सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो निकाल सकते हो ना। तो यदि सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकल गया तो इसकी हेल्प से m1 माइनस m2 निकाल सकते हो ना। अब ये मत पूछना बेटा, ये अपन बहुत बार कर चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा दिया जाए और अल्फा बीटा दिया जाए तो उससे अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। तो m1 माइनस m2 आ गया, और m1 m2 आ गया तो आपके पास अगेन tan थीटा का फॉर्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सबसे इजी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सबसे इजी और प्रेफरेबल, अपन इसी को प्रेफर करते हैं, इसी को अपन प्रेफर करते हैं कि सिंपली डायग्राम, बहुत इजी सा मेथड है। Let's say this is P, A, B, C, ये हो गया आपका रेडियस, ये पॉइंट गिवन ही है x1 y1।
ठीक है, PA निकल जाएगा सीधा सीधा रूट S1 से, PA निकल जाएगा रूट S1 से, याद आ रहा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA रूट S1, ठीक है। तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा बाय 2 है, बस तो हो गया अपना काम, tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू A अपॉन रूट S1, और tan थीटा बाय 2 आ गया तो उससे फिर थीटा ही जाएगा अपने पास। हाँ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे अच्छा मेथड है, बहुत बढ़िया, कुछ करना ही नहीं है अपने को, सीधा सीधा रेडियस आ ही जाएगा सर्कल की इक्वेशन से, कोई सा भी सर्कल दे, रेडियस निकालने में दिक्कत है ही नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं, रूट S1 से निकल ही जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द एंगल। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट है किसी मेथड में? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है अक्षय, जरूरी थोड़ी ना रूट S1 हमेशा परफेक्ट होगा क्या, मतलब ये पूछ रहा हो ना कि रूट S1 सॉल्व हो जाएगा क्या, रूट में भी आएगा ना, रूट S1 में तो रूट में भी आ सकता है, उसमें क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लास्ट वाली तो बहुत ही, ये डायग्राम से दिख रही है, देखो कुछ नहीं करा मैंने, रेडियस पता है आपको, ठीक है, ये अपन ने टेंजेंट बनाया है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा बाय 2 है, ये S1 Y1 गिवन है अपने को, तो सीधे सीधे इससे रूट S1 निकल जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दिख रहा है, दैट इज रूट S1, तो PA आ गया, ये आ गया, ये थीटा निकालना था तो इसको थीटा बाय 2 मान लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए थीटा बाय 2 हो गया, तो tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया। सेकंड वाले मेथड में, सेकंड वाला मेथड वही है जो अभी अपन ने क्वेश्चन करा था ना, सेम वही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, इसको m मान लिया, इसको m माना, तो अभी जैसे अपन ने जो स्लोप निकाले थे, इसकी इक्वेशन लिख ली, ये लिख ली, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, फिर आपने क्या करा था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाने के बाद m में क्वाड्रेटिक बन गया था ना, तो m की 2 वैल्यू निकाल ली थी ना, बस, तो m की 2 वैल्यू निकल गई, तो दोनों के बीच का फिर एंगल आप निकाल ही सकते हैं। बस एक चीज मैं ये बता रहा था कि इन केस सपोज करो कि वो m की वैल्यू कभी नहीं निकल पाए, है ना, जैसे अभी अपन ने इक्वेशन सॉल्व करी थी तो सॉल्व हो गई, इन केस कभी सॉल्व नहीं हो पाती तो भी मैं क्वाड्रेटिक बनने के बाद m1 प्लस m2 और m1 m2 तो निकाल ही सकता हूं, क्योंकि m1 m2 इसके रूट्स हैं, तो वो दोनों भी निकल गए, तो भी उसकी हेल्प से मैं m1 माइनस m2 निकाल लूंगा, मतलब मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो केवल m1 प्लस m2 m1 m2 निकाल लूंगा, उसकी हेल्प से m1 माइनस m2 निकाल लूंगा, और वो आ गया तो tan थीटा का फॉर्मूला आपके पास है इसे। चलो बढ़े आगे, दूसरा एंगल मतलब, वो तो दूसरा एंगल तो यही होगा ना, जैसे आप एक एंगल ही रहे और एक ही वाला, ये वाला दूसरा एंगल ही होगा, वो अपने उसको पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सर्कल ही होगा ना, थर्ड क्या पूछ रहे हो, समझे नहीं सर, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, ठीक है। Find the angle, find the locus, find the locus of a point which moves in such a way that tangents,
drawn to circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equals to 0 are at angle 2 Find the locus of a point which moves in such a way, locus of point which moves in such a way that tangents drawn to the circle are at angle 2 pi by 3. ये सर्कल है, सेंटर बता सकते हैं ना, रेडियस बता सकते हैं ना, ये सेंटर 1,2 हो गया। किस पॉइंट का लोकस निकालना है, किस पॉइंट का लोकस निकालना है, लेट्स से मैं इसको h, k मान लेता हूं और ये बोल रहा है कि ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इससे इन दोनों पे टेंजेंट बनाएंगे तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा आपके पास 2 पाई बाय 3 आएगा। यदि उस पे अपन टेंजेंट बनाएंगे तो उनके बीच का एंगल 2 पाई बाय 3 आएगा। पी पॉइंट का लोकस आपको निकालना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एंगल को यूज करना है, मेन एंगल को यूज करना है। रेडियस 3, ठीक है। दो ऑप्शन है मेरे पास, इसको यहां से ज्वाइन करूंगा, ये एंगल कितना हो गया आपके पास पाई बाय 3 हो गया। दो ऑप्शन है मेरे पास, ये निकाल ही सकते हो ना सीधे सीधे रूट S1 से, और सीधे ये निकल गया तो 10 पाई बाय 3 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लगा सकते हैं। HK की जगह XY रख देना, HK की जगह XY रख, सेम कैलकुलेशन करनी है, बस आपको लोकस निकालना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ये पाई बाय 3 है, ये भी बहुत इजीली निकल रहा है मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये भी बहुत इजीली निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, निकल जाएगा ना डिस्टेंस फॉर्मूले से सीधे सीधे HK की टर्म्स में। मुझे तो HK की टर्म्स में रिलेशन चाहिए, तो इसके लिए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो sin पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन CP। तो CP, व्हाट इज CP? अंडर रूट ऑफ h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन sin पाई बाय 3 कितना हो गया रूट 3 बाय 2 हो गया, ठीक है। सो लोकस ऑफ HK, what x minus 1 whole square y minus 2 whole square is equals to इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 रूट 3, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। y माइनस 2 4k आएगा, पुष्कर आपका आंसर गलत आ रहा है, 4k आएगा, सेंटर 2 है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, राइट। किसकी इक्वेशन है ये, किसकी इक्वेशन है? सर्कल, सेंटर 1,2, मतलब वापस से क्या हो रहा है कि इसका जो लोकस आया दिख रहा है, आ रही बात समझ में, इसका जो लोकस आ रहा होगा वो सर्कल ही आ रहा है विद द सेम सेंटर, ओनली रेडियस हैज इंक्रीज्ड। पहले रेडियस इतना था, अब रेडियस यहां से लेके यहां तक हो गया,
अब रेडियस यहां से लेके यहां तक हो गया नहीं। और अब आप समझ सकते हैं कि मान लो मैं एंगल 2π/3 की जगह कुछ और भी देता, मान लो मैं कुछ भी दे देता, एक जनरल बात करते हैं, मैं कोई भी एंगल दे देता, तो हर एंगल के लिए मेरी कैलकुलेशन सेम बनती ना। केवल यहां पे जो साइन π/3 है, उस π/3 की जगह पे कोई और वैल्यू आ जाती तो रेडियस चेंज हो जाता। हाँ हाँ, रेडियस चेंज होगा, बोल ही रहा हूं मैं, रेडियस चेंज हो जाता आपके पास। तो इसलिए जब भी आप किसी पॉइंट से एक फिक्स एंगल को लेके टेंजेंट्स बनाएंगे, तो उस पॉइंट का जो लोकस है वो हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल आता है, रेडियस डिफरेंट हो जाता है, रेडियस डिफरेंट। ठीक है, और इसी पे बेस्ड अपन नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे, दैट इज द डायरेक्टर सर्कल। इसको लिख लिया क्या? इसको लिख लो। डायरेक्टर सर्कल, locus of a point for a given circle from which tangents drawn are at right angle. This is called director circle. सेम जैसे अभी अपन ने एंगल 2π/3 लिया ना, ठीक है, ठीक है। लोकस के बारे में बस मैंने यही बोला कि इसका लोकस हमेशा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही आएगा, इसका लोकस हमेशा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही आएगा। ठीक है, नया रेडियस डायरेक्टली छोटे रेडियस अपॉन साइन, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अक्षर कर सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर अ गिवन सर्कल फ्रॉम व्हिच टेंजेंट्स ड्रॉन आर एट राइट एंगल। कि एक गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, एक गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है कि उससे अपन यदि टेंजेंट्स बनाए तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। x1 y1 π/2। तो यदि ये π/2 हो गया तो विद द सेम कैलकुलेशन विच वी हैव डन अर्लियर, x1 y1 सेंटर जो भी आए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी? π/4, लेट्स से cp, तो sin π/4 इज इक्वल्स टू a अपॉन cp, तो cp इज इक्वल्स टू √2a। मीन्स क्या हुआ? मीन्स ये हुआ डायरेक्टर सर्कल ऑफ एनी सर्कल is the circle concentric with given circle, concentric with given circle, and radius is √2 times
Director circle of any circle is the circle concentric with given circle and radius is √2 times. दिख रहा है? रेडियस क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ गिवन सर्कल. क्योंकि ये तो मुझे पता ही है कि मैं जब तक ये एंगल कांस्टेंट रखूंगा तो इसका जो लोकस आएगा वो सर्कल आएगा विद दिस सेंटर. तो यदि 90 रखोगे तो ये तो पता है सर्कल आएगा, सेंटर यही रहेगा, केवल उसका क्या रेडियस चेंज होगा. तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ द गिवन सर्कल. बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, मतलब पॉइंट कितना भी दूर हो रेडियस रूट ही आएगा. हाँ, √2a इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, √2a आएगा. मींस क्या हुआ? सपोज करो कि यदि मैंने एक सर्कल लिखा x² + y² = 25, तो बताओ बच्चों इसका डायरेक्टर सर्कल क्या आएगा? सेंटर 0 0 ही लेंगे, ठीक है, और रेडियस, इसका रेडियस है 5, तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस 5√2, तो x² + y² = 50. मान लो मैंने बोला x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर = 9, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या आएगा? x - 3 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर = 18. 27 थोड़ी ना आएगा. 27 कौन बोला? 18 आएगा ना भाई. इसका रेडियस 3 है तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस 3√2 हो गया. उसका स्क्वायर करोगे तो 18 आ जाएगा. बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? फिर से रिकैप कर देता हूं मैंने क्या क्या बताया. डायरेक्टर सर्कल मतलब कुछ नहीं है, अपन ने जो पहले क्वेश्चन करा था ना, ठीक है, उसमें अपन ने एंगल 90 करके उसका नाम डायरेक्टर सर्कल दे दिया. उस लोकस का नाम जो है वो डायरेक्टर सर्कल दे दिया. तो डायरेक्टर सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर अ गिवन सर्कल. हमेशा एक कोई सर्कल गिवन रहेगा, उस सर्कल का अपन डायरेक्टर सर्कल बना सकते हैं फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन आर एट राइट एंगल. कि जिससे मैं यदि इस पे टेंजेंट्स बनाऊं तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 आ जाए. टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 आ जाए. ठीक है. हाँ, हमेशा फिक्स सर्कल ही होगा, पर अपन ने 90 वाले केस को नाम दे दिया डायरेक्टर सर्कल. वो मुझे पता है हमेशा एक फिक्स सर्कल ही होगा, लेकिन जब एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो उसको अपन ने एक नाम दे दिया जिसको अपन डायरेक्टर सर्कल बोल रहे हैं. है ना? केवल कब? जब एंगल 90 डिग्री आए तब. ठीक है. हाँ बिल्कुल, रेडियस सब कुछ सेम है, सेंटर सेम है. केवल आपको किसी भी सर्कल का यदि डायरेक्टर सर्कल लिखना है तो सेंटर सेम रखते हुए आप केवल रेडियस को √2 टाइम्स. अरे अलग एंगल के लिए नहीं होगा. मैं क्या बोल रहा हूं, इतना साफ साफ बोल रहा हूं बेटा. केवल और केवल 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, उसी को डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे. अगर कोई और एंगल होगा तो कुछ और लोकस बनेगा, उसको डायरेक्टर सर्कल नहीं बोलना है. हाँ, अरे लोकस बनेगा पर उसको डायरेक्टर सर्कल नहीं बोलना है. डेफिनेशन तो पढ़ लो यार, डेफिनेशन तो पढ़ लो. locus of a point for a given circle from which tangents drawn are at right angle. साफ साफ लिखा हुआ है, पूरी कैलकुलेशन लिखी हुई है. ठीक है. कब बोलना है डायरेक्टर सर्कल? जब एंगल 90 डिग्री. अभी क्वेश्चन कराई था ना मैंने, उसमें 2π/3 उसको डायरेक्टर सर्कल बोला क्या मैंने? उसको डायरेक्टर सर्कल बोला क्या? एंगल तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. एंगल तो 90 की जगह 120 भी होगा, 60 भी होगा. लोकस भी बनेगा, लोकस भी सर्कल ही बनेगा, पर वो डायरेक्टर सर्कल नहीं होगा. बस डायरेक्टर सर्कल कब बोलेंगे? जब एंगल 90 डिग्री आए. और उस केस में अपन ने फिक्स कर दिया, इसीलिए तो मैंने ये डेफिनेशन में लिखी ना. ठीक है, कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ एनी सर्कल इज द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल एंड रेडियस इज √2 टाइम्स ऑफ गिवन सर्कल. ठीक है. हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्पर्श की बात भी सही है.
क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? डायरेक्टर सर्कल में आप नहीं है? देखो इसका यूज करना बता देता हूं, कभी कभी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, अभी मैं आज लिख दूंगा ग्रुप पे, वैभव में बता दूंगा कहां तक अपन कर सकते हैं। ठीक है, इस पे क्या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं कभी कभी। जैसे क्लिक करने वाला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, यदि आपको क्लिक कर जाए तो बहुत जल्दी से। मान लो मैंने आपको बोला कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मैंने इस सर्कल पे √39, √11 से टेंजेंट्स बनाई है। इनके बीच का एंगल बताइए। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस पे मैंने √39, √11 से टेंजेंट्स बनाई है, इनके बीच का एंगल बताइए। ओरली कर सकते हैं क्वेश्चन, मेथड भी है मेरे पास। मेथड आप पूछोगे कैसे, अभी मेथड बताया था, उस मेथड से कर सकते हो आप। पर यदि कुछ चीज क्लिक कर जाए तो मैं ओरली आंसर बता सकता हूं, इसीलिए मैंने पॉइंट ऐसा दिया है। सब कुछ लिखा हुआ है। बताओ बच्चों, फिर भी आंसर गलत बता रहे हो? हाँ, अरे 90 डिग्री हो जाएगा सीधे सीधे। इसका डायरेक्टर सर्कल ये लिखा हुआ, और ये जो पॉइंट है इस डायरेक्टर सर्कल को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। और यदि आप किसी भी सर्कल के डायरेक्टर सर्कल को, डायरेक्टर मान लो ये सर्कल, देखो पॉइंट समझना आप। अब डायरेक्टर सर्कल यहां पे कहीं पे होगा बाहर, तो उस पे यदि कोई भी पॉइंट लूंगा मैं डायरेक्टर सर्कल पे, और उससे यदि मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा तो 90 डिग्री पे ही बनेगी ना। उसकी डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। तो बस सीधा सीधा मुझे ये समझ में आया कि अच्छा ये सर्कल था और ये तो इसके डायरेक्टर सर्कल को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पर है। और मुझे पता है कि डायरेक्टर सर्कल पे कोई भी पॉइंट लूंगा, उस पे टेंजेंट्स बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर आएगी। ऐसे अपन यूज कर सकते हैं। बोलो बच्चों, हाई की नहीं बात समझ में? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सारी चीजें, अब जैसे आप बोलो सर हमें क्लिक कैसे करें, क्लिक तो आपके थॉट प्रोसेस पर है। बहुत सी चीजें अपने को, मतलब पॉइंट इतना, और क्लिक नहीं भी करेगा तो दूसरा मेथड तो है ना, अभी बताया था ना। क्लिक नहीं भी करेगा तो दूसरा मेथड है आपके पास। ठीक है रुमांशु, अभी बताया था ना एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालने का। नेक्स्ट अपन लेते हैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। इन शॉर्ट में इसको बोलूंगा सीओसी, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ठीक है उत्कर्ष, ओके उत्कर्ष, इसको बोलेंगे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कि एक सर्कल है और एक पॉइंट P है, ये दोनों टेंजेंट्स अपन ने बनाई, ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A B। ठीक है, ये P है, इससे अपन ने ये दोनों टेंजेंट्स बनाई PA और PB। तो इस AB को ज्वाइन करने वाली, इस AB को ज्वाइन करने वाली जो कोड है दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड तो है ही सही, कोड तो है ही सही, इसको अपन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं। P पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अभी बना ही देते हो तो
एक स्टेप आगे, इसको भी ज्वाइन कर दो। दिस इज कोड ऑल्सो, कोड भी है वो, ठीक है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पी के लिए ये लाइन क्या है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। आपको सर्कल गिवन रहेगा, आपको पॉइंट गिवन रहेगा, आपको सर्कल गिवन रहेगा, हाँ पीएबी आइसोस्केलर से, और आपको पॉइंट गिवन रहेगा, ठीक। तो अच्छी बात यह है अपने लिए, इक्वेशन बहुत आसान है, ठीक है। आपके दिमाग में एक मेथड ये आ सकता है कि अब एबी की इक्वेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि अभी पीए की इक्वेशन निकाली थी ना, अभी पीबी की इक्वेशन निकाली थी अपन ने, ठीक है, निकाली थी, पी और पीबी की इक्वेशन निकाली थी ना आपने, ठीक है। तो पीए की इक्वेशन को मैं सर्कल के साथ सॉल्व कर लूंगा तो ए पॉइंट आ जाएगा ना, पीबी को सर्कल के साथ सॉल्व कर लेंगे तो बी पॉइंट आ जाएगा ना, और ए और बी यदि आपके पास आ गया तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप एबी की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। पर बड़ा मेथड है अपने लिए, अच्छी चीज यही है कि अपने लिए पास एबी का सीधा फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इज T is equals to 0. Equation of code of contact is T is equals to 0. T equals to 0 मीन्स यदि आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो आपका कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया एक्स एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यदि आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है तो आपका कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इसकी इक्वेशन में बिल्कुल वैसी आती है जैसे टेंजेंट की इक्वेशन आती है। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला कहां लगा रहे हो, लेंथ नहीं निकालनी, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ नहीं निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। रूपांशु इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन डायरेक्टली आप t इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। ये x x1 y y1 इक्वल टू a स्क्वायर, और इसकी इक्वेशन ये लिख सकते हैं। रिजल्ट कहां से आता है, एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, इन ब्रीफ में बता देता हूं। मान लेते हैं ये पॉइंट x2 y2, ये पॉइंट x3 y3, सर्कल ये मान लो, तो पीए की इक्वेशन आप लिख सकते हो ना एक्स एक्स टू प्लस वाई वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पीबी की इक्वेशन आप लिख सकते हो एक्स एक्स थ्री प्लस वाई वाई थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पीए लाइन किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, पीए लाइन x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर को सेटिस्फाइड करेगा, पीबी लाइन भी x1 y1 को सेटिस्फाइड करेगी, x1 x3 प्लस y1 y3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर को सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। यहां तक बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई। मैंने इसको x2 y2 मान लिया, इसको x3 y3 मान लिया, तो इसकी इक्वेशन ये होगी ना, इसकी इक्वेशन ये होगी ना, इसको x1 y1 सेटिस्फाइड कर रहा है ना, इसको भी x1 y1 सेटिस्फाइड कर रहा है ना। अब मैं एक उल्टा रिजल्ट यूज कर रहा हूं, रिवर्स यूज। मतलब आप ऐसे समझो जैसे क्वाड्रेटिक में कुछ कुछ क्वेश्चन में अपन ने ऐसी बात करी थी कि मान लो मैंने बोला एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तो इन दोनों को लेकर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि देयर विल बी इक्वेशन हुज रूट्स विल बी अल्फा एंड बीटा, बोल सकते हो? बोलो, याद आ रही है वाली बात सबको? बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसी तरह का कुछ लॉजिक मैं लगा रहा हूं, है ना। कैसे, ठीक है, इसी तरह का लॉजिक कि इन दोनों रिलेशन को देखकर मैं ऐसा बोलूं क्या
कि देयर विल बी इक्वेशन x1x plus y1y is equals to a square which will be satisfied by x2 y2 and x3 y3. बोलो बच्चों, किसी को दिक्कत इस स्टेटमेंट से? मैंने बोला कि देयर विल बी अ लाइन, देयर विल बी इक्वेशन which will be satisfied by x2 y2 and x3 y3. भाई x2 y2 x3 y3 satisfied होता, यही करता ना, बिल्कुल उल्टा कर दिया मैंने, बिल्कुल सेम चीज चल रही है, देख रहे हो? जैसे अल्फा बीटा को वहां x से रिप्लेस कर दिया ना, ऐसे यहां पे x से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आप ये बोलो, अब आप ये सोचो, ये लाइन की इक्वेशन दिख रही है सबको, स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है ना, है ना? और यदि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये यदि x2 y2 और x3 y3 को सेटिस्फाइड कर रही है, मतलब उससे पास हो रही है, तो दो पॉइंट से पास होने वाली तो एक ही लाइन होती है, तो डेफिनेटली ये इक्वेशन ए बी की ही होनी चाहिए, डेफिनेटली ये इक्वेशन ए बी की ही होनी चाहिए। होगी कि नहीं बोलो? भाई दो पॉइंट से पास होने वाली तो एक ही लाइन हो सकती है ना। जब आपको ये पता लग गया कि इस इक्वेशन को ये पॉइंट और ये पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो बनी होगी वो तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ही बनी होगी, राइट? तो इस तरह से अपन ने कंक्लूड करा है। ठीक है, वो तो जनरलाइज है, वो जनरलाइज है, वो अक्षर वो आप सेम चीज करो ना, अक्षर बिल्कुल सेम चीज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, है ना? आप सर्कल ये ले लो, ये ले लो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सब चीजें हो जाती है। तो कुल मिला के आपको बस याद इतना सा रखना है कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो इक्वेशन है वो t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट वाले फॉर्म से ही आपको लिखनी है, टेंजेंट वाले फॉर्म से सीधे सीधे, मतलब टेंजेंट वाला फॉर्मूला ही लिखना आपको सीधा सीधा, ठीक है ना? टेंजेंट वाले फॉर्म से ही आपको सीधा सीधा लिखना है, राइट? कि हाँ भाई ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, मतलब कंसेप्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, अनकन्वेंशनल मेथड है, कभी अपन भी ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, चलो, जैसे अच्छा, अब इसमें ना एक कंफ्यूजन और आपको हो सकता है, इसमें ना आपको एक कंफ्यूजन और हो सकता है कि सर ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी t इक्वल्स टू 0, ये तो अपन ने तब लिखी थी ना जब आपका पॉइंट सर्कल के ऊपर था। आप बोलोगे सर ये तो अपन ने तब लिखी थी जब पॉइंट सर्कल के ऊपर था, फिर आपने सर्कल के बाहर पॉइंट लिखा तब भी t इक्वल्स टू 0 लिख दिया, है ना? अब आप डिफरेंस समझो, अब आप डिफरेंस समझो, जब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है तब मैं यदि t इक्वल्स टू 0 लिखता उसको देखकर, तो वो मेरी पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट बन गई। सेम पॉइंट जब सर्कल के बाहर है और अब यदि मैं t इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूं, तो दैट इज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, लेट्स से एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक पॉइंट मैंने इस सर्कल पे लिया दैट इज 3,4, एक पॉइंट लेट्स से मैंने सर्कल के बाहर ले लिया 5,7, इससे भी मैंने t इक्वल्स टू 0 लिखा, इससे भी मैंने t इक्वल्स टू 0 लिखा, इससे जब मैंने t इक्वल्स टू 0 लिखा, ऐसा, इससे जब मैंने t इक्वल्स टू 0 लिखा, ऐसा, ठीक है? क्या डिफरेंस दोनों में है? ये जो इक्वेशन आई है ये इसकी इक्वेशन आई है, और ये जो इक्वेशन आई है ये इसकी इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंस। इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला दोनों का सेम है, इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला दोनों का सेम है, पर सेम कभी नहीं आ सकता। क्यों?
क्योंकि जब अपन टेंजेंट बनाओगे तो उसमें पॉइंट आप सर्कल पे लोगे नहीं, और जब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाओगे तो उसमें पॉइंट सर्कल के बाहर लोगे। या यूं बोल सकता हूं कि जब इसी पॉइंट को शिफ्ट करते करते, ऐसा बात बोल सकते हो आप कि जब मैं इसी पॉइंट को शिफ्ट करते करते सर्कल पे ले आऊंगा तो वो जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो आपकी टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, स्लोप इज नो सेम, तो स्लोप सेम क्यों होगा? अरे पॉइंट, वो तो कहने की बात है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि इस पॉइंट को स्लोप सेम क्यों होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अरे यार ये पॉइंट लिखने का फॉर्मूला सेम है, ऐसा थोड़ी ना मैं इसी पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूं, लिखने का फॉर्मूला सेम है। अरे पैरेलल लाइंस, फिर आप डायग्राम से कंफ्यूज हो रहे हो, ये देखो ना सिंपल सी चीज है बेटा, लिखने का फॉर्मूला सेम है, पर जब मैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखूंगा तो उस समय x1 y1 पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। एक पॉइंट से या तो आप टेंजेंट बनाओगे या कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाओगे, ऐसा थोड़ी ना कि उसी पॉइंट से मैं टेंजेंट भी बना रहा हूं, उसी पॉइंट से कोड ऑफ कॉन्टेक्ट भी बना रहा हूं। ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। पैरेलल लाइंस कौन बोल रहा है? पीयूष पैरेलल लाइंस कहां आ गई इसमें? कोई रोल ही नहीं है पैरेलल लाइंस का, कहां से पैरेलल लाइन सोच लिया आपने? फिर डायग्राम को देखने लग गए क्या? अरे ये इक्वेशन देखो ना, स्लोप सेम है क्या इनका? बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में आए? अरे बहुत सिंपल सी बात है, जब टेंजेंट आप बना रहे हो ऑन द सर्कल, ठीक है, ये फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, मतलब इक्वेशन में क्या दिया जाएगा? इक्वेशन में आपको ये पॉइंट दिया जाएगा, आपको सर्कल दिया जाएगा, आप ए बी की इक्वेशन निकालोगे। आपको पॉइंट दिया जाएगा, आपको सर्कल दिया जाएगा, आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट में, ये निकालेंगे अपन सीधे सीधे। अब वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के देगा, वो क्वेश्चन कभी ऐसे इधर से इधर पूछ लेगा, कभी इधर से इधर पूछ लेगा, है ना? ये तो अपने को समझ लिया ना। जैसे मैं आपको दोनों तरीके, भाई मान लो अभी जैसे इस क्वेश्चन में वो पूछता तो ऐसा बोलता पॉइंट, जैसे मैं एक लैंग्वेज लिख देता हूं, मैं एक लैंग्वेज लिख के आपको बता देता हूं। मान लो यही क्वेश्चन जब उसको पूछना होता तो वो कैसे पूछता? टेंजेंट्स are drawn from 5,7 to circle x square plus y square is equals to 25, which touches at A and B. Find equation of code A. Tangents are drawn from 5,7 to circle this, touches at A and B. Find equation of A. तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट के लिए ये लाइन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इसकी इक्वेशन t इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, ये जो मैंने लिखी थी, बस ऐसा पूछेगा। बोला बच्चों, आई बात समझ में? ठीक है ना? बाकी तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या पूछना है। ठीक है, अरे कर तो दिया उपांशु, फिर वही टाइप कर रहे हो, क्वेश्चन कर तो दिया है। अभी क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं, एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद फिर अपन पूरे मिक्स टाइप के क्वेश्चन ही लेंगे उसमें। एक चीज और अभी मेरे को करानी है, उसके बाद फिर अपन मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेंगे। बोला बच्चों, आ गई कि नहीं बात समझ में? अभी एक बार में और पूरी चीज अपन ले लें, उसमें 2-3 क्वेश्चन और करोगे ना तो वो और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? अच्छा, इसका रिवर्स यूज भी हो सकता है, ठीक है, इसका रिवर्स यूज भी हो सकता है। ठीक, हर्षल, जब तक मेरा टॉपिक पूरा नहीं हो जाएगा चलती रहेगी आज क्लास, ठीक है? हो जाएगा आधे घंटे में मेरे ख्याल से, हाफ एन आवर और मान लो मैक्सिमम, ठीक है? तो इसका रिवर्स यूज भी कर सकते हो आप, देखो इसका रिवर्स यूज भी कर सकते हो। रिवर्स यूज कैसे करोगे? जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपसे, देखो रिवर्स यूज कैसे करते हैं, देखो इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका, ठीक है? लाइन 5x plus 7y is equals to 25
intersect the circle this at A and B. Tangents are drawn. Line intersect the circle at A and B. Tangents are drawn at A and B which intersect at C. Point C. Point C. ठीक है. Line intersect the circle at A and B. Tangents are drawn at A and B which intersect at C. ये लाइन है, ये सर्कल को ए और बी पे कट कर रही है. ए और बी पे अपन ने टेंजेंट्स बनाया और वो सी पे कट कर रहा है. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है. अब ऐसे तो क्या है आपके दिमाग में, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड ये आ सकता है कि आप बोलो लाइन और सर्कल को सॉल्व कर लो तो ए पॉइंट आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. दोनों की टेंजेंट्स बनाएंगे, दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा. जबकि मैं क्या कर सकता हूं, लेट सी इज x1, y1. सी को मैं मान लूंगा x1, y1. ठीक है. सी x1, y1 हो गया तो ए बी की इक्वेशन मुझे पता है. ए बी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई, सी के लिए ए बी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई ना. तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मुझे पता है कि t इक्वल्स टू 0 होती है, तो मैं ये लिख लूंगा ना. और ए बी की इक्वेशन क्वेश्चन है दी हुई है, सीधे सीधे दोनों को कंपेयर करोगे. दिस इज इक्वल्स टू 1, तो x1 y1 आ जाएगा 5,7. बोलो बच्चों, आई कि नहीं अब बात समझ में, कैसे यूज करना है इसका. बोलो क्लियर है कैसे यूज करना है. ठीक है. चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड. Equation of chord whose midpoint is given. Equation of chord whose midpoint is given. कोड की इक्वेशन निकालनी है जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है. लेट्स से मिड पॉइंट m है, इसको x1, y1 मान लेते हैं सर्कल ये है, इसका सेंटर 0, 0 हो गया. ये AB मान लेते हैं. ठीक है. ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि जब मैं इसको मिड पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन AB के परपेंडिकुलर आएगी.
इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ए बी के परपेंडिकुलर आएगी। लेट्स से इसको सी मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ सी एम में लिख सकता हूं दिस, ठीक है। और मुझे पता है कि सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी आप लिख सकते हो दिस। तो ए बी का स्लोप यदि लिख लिया और ए बी का पॉइंट मुझे पता है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी आप लिख सकते हो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। लिख सकते हो यहां तक। तो फाइनली वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वायर x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड इसमें अब यदि मैं माइनस ए स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड यदि मैं इसमें माइनस ए स्क्वायर कर दूं, तो कुछ समझ में आ रहा है ये इक्वेशन कैसी बन रही है? ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, कुछ बता सकते हो? ये t बना है और ये क्या बना है? सर्कल नहीं है, x1 y1 भी तो रखा है ना, x1 y1 भी तो रखा है ना, s1, अरे s1 बोलते हैं ना, हाँ, t बराबर s1, t बराबर s1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint is given, उसकी इक्वेशन अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली t इज इक्वल टू s1, है ना। अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली t का जो मतलब है ना, केवल t को अपन ने क्या एक नोटेशन का, इस नोटेशन को अपन ने t नाम दिया हुआ है बस। ऐसा नहीं है कि मैं t कहीं पे भी लिख रहा हूं तो वो टेंजेंट की इक्वेशन की बात हो रही है, t मतलब ये नोटेशन है। तो कहीं पर भी जब मेरे पास ये नोटेशन आ जाता है तो मैं उसको t लिख देता हूं, दैट्स ऑल। कहीं पर भी ऐसा नोटेशन आ जाता है मैं उसको t लिख देता हूं, कहीं पर भी ऐसा नोटेशन आ जाता है तो मैं उसको s1 लिख देता हूं, बस। दिस इज माय, बोलो बच्चों, आई बात समझ में? ठीक है, चलो लिख लो। तो मिड पॉइंट गिवन है, राइट, दिस इज मिड पॉइंट। और वैसे कुछ नहीं, डेरिवेशन भी बहुत इजी है, सिंपल से इसका स्लोप निकाल के इसका स्लोप निकाल के अपन कर सकते हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ, डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं, ए बी के कोऑर्डिनेट्स तो वो तो इक्वेशन निकालने के बाद निकालोगे ना, मतलब निकाल तो सकते हैं, थोड़ी सी अपन मैनिपुलेशन करें ना। देखो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से जाएगा, वो कर तो सकते हो आप। देखो ये वाली डिस्टेंस, इसकी लेंथ तो आ ही जाएगी मेरे पास, पर पाइथागोरस लगा के इसकी लेंथ आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये पॉइंट है ही सही, इसका स्लोप भी आ जाएगा, ये पॉइंट है, स्लोप है और डिस्टेंस है, तो पैरामीट्रिक्स से आप निकाल सकते हो, पैरामीट्रिक्स से आप निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि डिस्टेंस आ जाएगी, पॉइंट आ गया, स्लोप आ जाएगा, तो पैरामीट्रिक से निकाल सकते हो, ठीक है। पर वो आप समझ सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा जाएगा, ठीक है। हाँ, वो बाद में तो निकाल ही सकते हो, जैसे आपने ये इक्वेशन निकाल ली, इसको आप सर्कल के साथ सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली ए और बी आ जाएगा मेरे पास, है ना। चलो पढ़े आगे। ठीक है, चलो इसका भी रिवर्स यूज भी कर सकता है, कर सकते हो ना, इसका रिवर्स यूज भी कर ही सकते हैं अपन। रिवर्स यूज मतलब आपको ए बी की इक्वेशन दे दे और मिड पॉइंट निकालना, है ना। अभी क्वेश्चंस में करेंगे अपन ये सब चीजें।
अब बस एक पॉइंट में और इसमें बता देता हूं आपको कि ये जो तीन इक्वेशंस अपन ने ली है लास्ट में, ये जो लास्ट में तीन इक्वेशन अपन ने ली है, कौन सी तीन इक्वेशन लास्ट में? एक तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स, SS1 बराबर टी स्क्वायर, एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट T equals to 0, a chord whose midpoint is given, midpoint given, T is equals to S1. ठीक है, ये जो तीन इक्वेशन अपन ने ली है, ये तीनों इक्वेशन पूरे कोऑर्डिनेट में सेम चलने वाली है। तीनों इक्वेशन पूरे कोऑर्डिनेट में सेम चलेगी। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पूरे कोऑर्डिनेट में सेम चलेगी। ठीक है, कि आप चाहे पैराबोला, अब मान लो पैराबोला की बात करोगे ना, तो पैराबोला में भी मैं SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दूंगा। आप पैराबोला की बात करोगे तो मैं SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दूंगा। बस उसमें डिफरेंस क्या आएगा कि उसमें S आपका बनेगा, S क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एलिप्स में करूंगा तो S बनेगा इक्वेशन ऑफ एलिप्स। T मतलब उसके टेंजेंट की इक्वेशन x x1 y y1 वाली, S1 मतलब उसमें आप x1 y1 पॉइंट रख दो। दैट इज द मेन पॉइंट। तो इक्वेशन सब में सेम चलेगी। ठीक है, पैटर्न सेम है, केवल वो फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे। दिस इज मेन पॉइंट। बराबर बच्चों, क्लियर है ना ये वाली बात? ये तीन इक्वेशन जहां पे भी मैं S1 T इक्वल्स टू S1 की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सब में सेम चलेगी। चलो जी, तो ये अपने पास हो गया। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, दो तीन क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। हाँ, दोनों केस सब में सेम होंगे क्या? T इक्वल्स टू 0 के दोनों केस मैं नहीं समझा, दोनों केस का मतलब मैं नहीं समझा अक्षत। ठीक है, चलो जी, तो क्वेश्चन लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम व्हिच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल x square plus y square minus 6x minus 4y plus 3 equals to 0, such that midpoint of code of contact is 1,1. Find the coordinate of point from which tangents are drawn to circle this such that midpoint of code of contact is 1,1. ठीक है, coordinate of point from which tangents are drawn to circle this. ये सर्कल 3,2 सेंटर, रेडियस आएगा 9 + 4 - 3 = 13√10। जरूरत नहीं है। देखो, जब भी वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करता है तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो भी है वो तभी बनती है जब पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी बनेगा। बिना पेयर ऑफ टेंजेंट्स के कोड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा, बिना पेयर ऑफ टेंजेंट्स के कोड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम व्हिच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल दिस। ये पॉइंट निकालना है, लेट्स से x1 y1 सच दैट मिडपॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, यदि मैं इसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाऊं तो इसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ये बनेगी ना, इसका मिड पॉइंट 1,1 दिया हुआ है, ये C है, ये M है।
इसका मिड पॉइंट 1,1 दिया हुआ है, तो आपको x1 y1 निकालना। लेट्स से दिस इज p, दिस इज a, दिस इज b। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट है, तो AB की इक्वेशन लिख सकते हो क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं सबको? क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, क्या क्या है कहानी, है ना? बहुत बढ़िया। तो यदि ये 1,1 है विच इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड, तो AB की इक्वेशन लिखने में किसी को कोई डाउट हो सकता है क्या? मिड पॉइंट दी हुई है तो इक्वेशन क्या होगा, T इज इक्वल टू S होगा। लिखो, चलो T इक्वल टू S1 लिखते हैं 1,1 के लिए, 1,1 के लिए। तो T x(x1) y(y1) minus 3x plus 1 minus 2y plus 1 plus 3 is equals to S1। S1 कितना होगा, ये कैंसिल होगा, so minus 2x y minus 2y minus y minus 3 minus 2 minus 5 2 minus 10, 2 minus 10 is minus 8, so minus 2x minus 2y plus 3 equals to 0, so 2x plus y minus 3 equals to 0, 2x plus y minus 3 equals to 0, ये इसकी इक्वेशन आ गई AB की। दिस इज इक्वेशन ऑफ A। और AB लाइन जो है वो इसके लिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना P के लिए? AB लाइन जो है वो, हाँ वेरी गुड, वो P के लिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो AB की इक्वेशन में कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से भी लिख सकता हूं ना, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 3x प्लस x1 माइनस 2y प्लस y1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बोलो बच्चों, ये भी AB की इक्वेशन है और ये भी AB की इक्वेशन है। S में कहां पे गड़बड़ हो गया, 6 नहीं 9 आएगा, कहां पे 6 9 की बोल रहे हो, 3 2 किसमें बोल रहे हो, 1 1 1 3 तो है। S1 में 9 कैसे आएगा, 3 तो कैंसिल कर दिया था ना अपन ने, 2 में से 10 गया, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, सही तो है, सही है ना? हाँ, रेडियस में 9 आएगा। रेडियस तो मैंने कहीं लिखी नहीं है, वो तो फॉर्मूला लिखा होगा तो ठीक है, फॉर्मूला 3 या 9 और 4 10 13 माइनस 3, सही तो है यार, 3 या 9 और 2 दूनी 4 है। रेडियस का काम कहां पे आ गया, रेडियस तो कहीं यूज में नहीं हुई है। सही है कि नहीं, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है क्या कहीं पे, कोई डेटा गड़बड़ हो रहा है क्या, बराबर है ना? अरे यार ऐसा मत करो, सही सही है ना, हाँ यार, है ठीक है। ये AB की इक्वेशन है, ये भी AB की इक्वेशन है, ठीक है, दोनों AB की इक्वेशन है, तो कंपेयर कर लेते हैं। x कॉमन x1 माइनस 3, y कॉमन y1 माइनस 2 माइनस 3x1 माइनस 2y1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी AB की इक्वेशन है, ये भी AB की इक्वेशन है, ठीक है। कंपेयर करेंगे, दिस अपॉन 2 दिस अपॉन 1 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू दिस अपॉन -3। ठीक है, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो, एक इक्वेशन वहां से बनेगी, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, सॉल्व कर देता हूं मैं एक बार। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2y1 माइनस 4, x1 माइनस 2y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, माइनस 3y1 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3x1 माइनस 2y1 प्लस 3। ठीक है, तो 3x1 माइनस y1 प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1 कॉमा, दिस इज फाइनली -1 कॉमा 0। बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? फिर से रिपीट कर देता हूं। इसका मिड पॉइंट दिया हुआ था 1,1, ये पॉइंट अपने को निकालना था। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि इस 1,1 को लेते हुए ए बी की इक्वेशन लिख दी, t इज इक्वल टू S1, t इक्वल टू S1। तो ए बी की इक्वेशन लिखी t इक्वल टू S1 से, तो ये ए बी की इक्वेशन आ गई। दूसरी बात, ए बी लाइन जो है वो इसके लिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट थी, तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को लेते हुए मैंने इक्वेशन लिख दी इस पॉइंट के रेफरेंस में। तो एबी की इक्वेशन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से भी आ गई और डायरेक्ट भी आ गई, दोनों को अपन ने कंपेयर कर लिया। x1 माइनस 3 अपॉन 2 है ना, ये अरेंज करा है बस, इससे इससे यहां से यहां आने में मैंने अरेंज करा है। इन दोनों में से x कॉमन लिया है, x1 माइनस 3, इन दोनों में से y कॉमन लिया है, y1 माइनस 2 और ऐसे। तो दिस ऐसा अपने पास। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? तो इस तरह से क्वेश्चन में यूज करना, देखो मतलब इसमें दोनों चीजें यूज हो गई, देख रहे हो आप, इसमें दोनों चीजें यूज हो गई, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट भी यूज हुआ, कोड उस मिड पॉइंट गिवन वो भी यूज हो गया अपने पास। अब ये है कि क्वेश्चन से ये सब चीजें आपको निकालनी पड़ेगी कि अच्छा ये इसके लिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये इसके लिए मिड पॉइंट वाला है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। चलो लिख लिया क्या? बस 2 क्वेश्चन में और कराऊंगा, 2 क्वेश्चन मुझे और कराने हैं। ठीक है, पढ़ाऊंगा नहीं, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, तो फिर अगली क्लास से अपन बराबर आ जाएंगे फेज 1 के। तो फिर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल x square plus y square is equals to 1 drawn from any point on line 2x plus y is equals to 4 passes through a fixed point. Find that point.
ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इस बार शायद से अलग अलग है, पता नहीं बात। चलो, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, code of contact of pair of tangents to the circle drawn from any point on line 2x plus y is equals to 4 passes through a fixed point. ठीक है, ये सर्कल है, ये एक लाइन है, 2x plus y is equals to 4. तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल drawn from any point on the line passes through a fixed point. इसके ऊपर एक पॉइंट लेके पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाया और उसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बना दी, ठीक। फिर ये बनाया और फिर उसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बना दी, ठीक। ऐसे बहुत सारे पॉइंट से लेकर अपन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। तो आपको ये बताना है, या क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जितनी भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है सब एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। तो आपको पता है कि जब भी बहुत सारी लाइंस एक फिक्स पॉइंट से पास हो, जब भी बहुत सारी लाइन, तो वो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन बननी चाहिए। मान लो इसके ऊपर यदि कोई पॉइंट लेना हो तो मैं ऐसा ले सकता हूं क्या, बोलो बच्चों। इसके ऊपर कोई पॉइंट लेना हो तो सबसे अच्छा तरीका है x1, y1 लेने की जगह x1, 4 - 2 x1 ले लेते हैं। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या लिखोगे, t = 0 लिखोगे ना। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t = 0 लिखोगे ना, लिख दो। इस सर्कल के लिए x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखोगे ना। x1 प्लस y1 इक्वल टू 1, ठीक। x1 प्लस 4y माइनस 2x1y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अरेंज करना हूं तो 4y माइनस 1 प्लस x1 इंटू x माइनस 2y इक्वल टू 0 आ गया। ये L1 हो गया, इसको लैम्डा मान लो, ये L2। तो मेरे पास बन गया L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। So that's why code of contact is a family of line. So it will passes through intersection point of those two lines. इसके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। y = 1/4 और x = 2y, मतलब x = 1/4। बोलो, अभी बात समझ में? क्लियर है? बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ लिख लो लिख लो, बस एक लास्ट क्वेश्चन और कराना है मुझे, फिर मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा पहले क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ G so that we can draw a
code of contact of tangents from a real point alpha comma alpha to circle this. x इक्वल्स टू 2y कैसे आया? L1 और L2, L1 क्या आया? 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और L2 क्या आया? x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 आया ना पर दो इक्वेशन बन गई ना. Find the range of G so that we can draw a code of contact of tangents from a real point alpha comma alpha to circle this. ठीक है, 2G है, ये G है, 2Gx. आपने वो G की रेंज निकालनी है so that we can draw a code of contact of tangents. देखो वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हमेशा ऐसे लिखा रहता है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हमेशा ऐसे लिखा रहता है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा टेंजेंट्स से बनेगी. पहले अपने को टेंजेंट्स बनाना पड़ेगा फिर उसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट. तो फाइंड द रेंज ऑफ G so that we can draw a code of contact of tangents from a real point alpha comma alpha to circle this. तो आप बता सकते हो इस सर्कल का सेंटर हो गया माइनस जी कॉमा माइनस 2 है ना, माइनस जी कॉमा माइनस 2. ठीक, तो आप बता सकते हो कि किसी भी पॉइंट से कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनने के लिए उस पॉइंट के ऊपर क्या कंडीशन लगनी चाहिए. किसी भी पॉइंट से कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए उस पॉइंट पे क्या कंडीशन लगनी चाहिए. कंडीशन, इक्वेशन नहीं पूछना मैं, उस पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होती है. वेरी गुड, वो पॉइंट शुड आउटसाइड द सर्कल. आउटसाइड इक्वल टू भी नहीं बोलेंगे. ठीक है, पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए और पॉइंट सर्कल के बाहर होने का मतलब क्या होगा, S1 ग्रेटर देन 0. तो अल्फा कॉमा अल्फा यदि मैं इसमें रख दूं, दिस इज द कंडीशन. टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2G अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 2 ग्रेटर देन 0. 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, 2 कॉमन लेके हटाया मैंने. दिस ऐसा. ठीक है, और ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि क्वाड्रेटिक बन रहा है अल्फा का, अल्फा का क्वाड्रेटिक बन रहा है ना. तो अल्फा का क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 चाहिए आपको. बोलो क्या कंडीशन लगाओगे. अल्फा रियल क्या कंडीशन लगाओगे. D लेस देन 0. D लेस देन 0 मींस B स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0. तो G स्क्वायर प्लस 4G लेस देन 0. ठीक है, तो G की वैल्यू आ गई आपके पास -4 से लेके 0 तक. G की वैल्यू आ गई -4 से लेके 0 तक. G का इंटरवल आ गया -4 से लेके 0 तक. बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में सबको. कंडीशन रिकैप कर देता हूं. फाइंड G की रेंज निकालनी है. कोड ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट्स ड्रॉन दिस.
इससे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनने के लिए जी की रेंज निकालनी है, तो सीधे सीधे मुझे पता है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट तभी बनती है जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है। तो बस एक ही कंडीशन है, पॉइंट यदि सर्कल के बाहर है तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बननी ही बननी है, बननी बननी। तो पॉइंट बाहर लिया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो पॉइंट बाहर होने की क्या कंडीशन होती है, S1 ग्रेटर देन 0, S1 ग्रेटर देन 0 लगा दिया, तो S1 ग्रेटर देन 0 अल्फा का क्वाड्रेटिक बना दिया, उसका d लेस देन 0 कर दिया, ठीक है। बोलो बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो अब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को। एक्चुअली मंडे ट्यूसडे में छुट्टी पर हूं अभी, इसलिए वो क्लास भी नहीं है, ठीक है ना। और मंडे ट्यूसडे डाउट्स ना भेजे तो ज्यादा अच्छा है, मैं रेस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। चलो, तो अब अपनी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी और वो फेज 1 के साथ ही होगी स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है। सब कुछ सही रहा तो स्मार्ट बोर्ड पे ले लेंगे अपन वहां जाके, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, ठीक है। अभी अब देखो, सर्कल में आज तक का रिवाइज कर लेना, अभी 2 दिन है आपके पास, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। सर्कल को अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। बिगनर बॉक्स में अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ कहां तक कर सकते हैं अपन, है ना। बिगनर बॉक्स का मैं जस्ट अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, चलो, बाय बाय। अच्छा, लिखना है क्या? लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ, अब से हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, जो जो होमवर्क फेज 1 को मिलेगा ना, वही आपको भी मिलेगा, ठीक है। जो फेज 1 को मिलेगा वही आपको भी मिलेगा, तो इसलिए अब तो होमवर्क प्लस शीट डेली आएगी ऑलमोस्ट, ऐसा मान सकते हैं आप। टाइम टेबल तो उस पर आ गया ना गर्व सिंह, टाइम तो उस पर आ गया ना, तो जो टाइम है वही रहेगा आपका, टाइम जो है वही रहेगा। बस उसमें ऐसा हो सकता है, हाँ, उसमें ना बस ये ध्यान रखना कि शायद मैथ्स की क्लास के लिए ना लिंक अलग आएगा आपके पास, है ना। मैथ्स की क्लास को ना अलग लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा शायद से, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में शायद से सेम हो रहा है कि नहीं, अभी मुझे नहीं पता, तो मैथ्स की क्लास की शायद सेम होगी, तो उसको, है ना, लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उससे अपने को एक फायदा ही हो रहा है, दोनों को, आप लोगों को भी होगा, फेज 1 वालों को भी। अब अपनी क्लास 6 दिन लग पाएगी, अब आपकी क्लास नेक्स्ट वीक से 6 डेज, अभी भी जैसे 6 डेज हो रही है ना, तो 6 लेक्चर लग जाएंगे अब अपने, इसलिए। अरे अभी चैप्टर तो यही चलेगा, अभी सर्कल खत्म थोड़ी ना हुआ है। चलो, ओके देन, बाय बाय। S1 इक्वल्स टू 0 क्या गलत हो जाएगा? S1 इक्वल्स टू 0 में कोड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं बोलेंगे उसको, अपन टेंजेंट बोलेंगे। पीयूष, S1 इक्वल्स टू 0 मतलब पॉइंट यहां पर होगा, तो वो तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं बोलेंगे उसको, है ना, इसलिए। चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।